नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग नागपुरी भाषा एवं साहित्य का प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग आज चौथा प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और यह प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि झारखंड की वैकेंसी में से रिलेटेड हो और उसमें लैंग्वेज पेपर के रूप में अगर नागपुरी ले रखे हैं तो यह वीडियो लेक्चर दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो लेक्चर में अंत तक बने रहें और इस वीडियो लेक्चर का लाभ लें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह फ्री में प्रोवाइड आप लोग को कराया जा रहा है। तो इसका लाभ आप लेने से ना चुके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करें। और बाकी जो ढोंग करने वाले कुछ चैनल हैं उनसे आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि वे चैनल क्या है दोस्तों जो अपना बोलता है कि मेरा कॉपी कर रहा है। वे चैनल दोस्तों मेरा खुद का नोट्स बनाया हुआ है स्टूडेंट के लिए और उस नोट्स को आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है और आप लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छा है, ठीक है, दिस दैट, और आप लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं और खुद वो कॉपी करके चोरी करके बेच रहा है दोस्तों। कॉपी करके तो दोस्त दूर की बात, उसी का सेम राइटिंग तक को बेच दे रहा है। तो ये इस सब से आप लोग सावधान रहें। और ये चैनल जो कौन सा है, ये चैनल ये आप लोग को सबको पता होगा, इसलिए कि जो आपसे बोलता है कि 150 का 100 का टेस्ट सीरीज नहीं लेना है, बाकी और क्या बोलते हैं कविता से 4 से 5 क्वेश्चन आने वाला है, ये वही चैनल है दोस्तों। आप लोग को अच्छे से पता होगा इस चैनल के बारे में, क्योंकि देखिए ये लोग क्या है, बिजनेस माइंडेड है दोस्तों, ठीक है। अगर हम आप लोगों को 100 में टेस्ट दे रहे हैं तो ये आप लोगों की भलाई के लिए दे रहा है। प्लस अगर हम क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं तो आप खुद एनालाइज कीजिए कि क्या मैं क्वेश्चन आपको सिलेबस से बाहर दे रहा हूँ। अगर सिलेबस से बाहर नहीं तो कविता से जितना तरह का बनता है, हम तो साफ बोले हैं आप लोगों को, जितना क्वेश्चन बनता है वही क्वेश्चन हम सिर्फ करा रहे हैं, ठीक है। अगर वो ऐसा गारंटी लेता है तो आप लोग उससे ले लीजिए, ठीक है, लेकिन फिर एग्ज़ाम नहीं होगा। देखिए बहुत सारे चैनल ऐसा है ना कि आप लोगों को अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना व्यूज बढ़ाने के लिए इस तरह के नौटंकी करते हैं। तो उन लोगों से आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि देखिए मेरा ऑफलाइन क्लास खुद चलता है और कुछ चैनल जो है वो एक आध दिन आया है, पढ़ा लिया है यूट्यूब में, तो अपने आप को लगता है कि हम ही सब कुछ है। हम किसी चैनल के, बाकी और कोई चैनल का वैसा नहीं कह रहा है, लेकिन कुछ चैनल है इस मामले में, तो इससे आप लोग सावधान रहिए, ठीक है। बाकी जो भी लोक साहित्य का हस्तलिखित करके दे रहा है उससे आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा कि आपका राइटिंग तो ये नहीं है। दूसरा, अगर आपसे लोक साहित्य का जो भी आप ले रहे हैं PDF, तो आप बोलिए कि ये अलग राइटिंग कैसे हो गया, ठीक है, तो आपको खुद उसका जवाब मिलेगा। इसलिए आप लोग उससे सावधान रहिए। चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मति करु शान शीर्षक रचना कौन राग में प्रस्तुत करल जाए है। मति करु शान एक कविता है दोस्तों। यह पूछा गया है कि किस राग में लिखा गया है, तो किस राग में है दोस्तों, तो यह जो है मर्दानी झूमर राग में है, ठीक है। अब मति करु शान किस कवि का लेखा, कौन कवि लिखा है, यह कविता का नाम है मति करु शान। तो यह शीर्षक किस कवि का कृति है, रचना है, तो किस कवि का है, तो आपको इसका बताना है। तो देवेंद्रनाथ पाठक के द्वारा यह कविता लिखी गई है, ठीक है। उसमें आप शान नहीं कीजिए, जब आपके पास धन आ जाए तो आप शान नहीं कीजिए, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे लोगों को देखा हूँ कंगाल होते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ इसका अर्थ है पूरा उस कविता का सार। चलिए दूसरा देखते हैं। रिंगचिंगिया नामक पद शीर्षक बनकेवरा भाग 1 में संकलित आहे ई केकर रचना है। देखिए दोस्तों, रिंगचिंगिया, रिंग 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 जैसे होगा, रिंग रिंग जिंग जिंग, तो क्या होता है, खुशी टाइप का लगता है। तो खुशी कहाँ से मिल रहा है, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का मतलब ही खुशी होता है, तो यहाँ पे प्रफुल्ल कुमार राय होगा, ठीक है। हम लोग क्या है कविता का ट्रिक देखे हैं याद करने का, तो उस ट्रिक को आप लोग एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पे ट्रिक वाले में भी अगला दावा करता है कि मेरा कॉपी हुआ है, तो आप लोग खुद देख लीजिए कि मेरा ट्रिक और उसके ट्रिक में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। बंगला लिपि में नागपुरी कर कौन साहित्यिक विद्या लिखल जात है। अब यहाँ पे बंगला लिपि में साहित्यिक विद्या कौन सा है वह लिखा जा रहा है, तो दोस्तों यह गीत लिखने की परंपरा शुरू हुई है, ठीक है, गीत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मृत्युंजय नाथ शर्मा नामक कवि अपन काव्य रचना में केकर वर्णन करे ना। अब यहाँ पे मृत्युंजय नाथ शर्मा जो है वह किसका वर्णन किए हैं,
तो आप लोग को बताना है किसका वर्णन किए हैं। तो दोस्तों ये झारखंड का वर्णन किए हैं। अब झारखंड का वर्णन किस कविता में किए हैं, तो यह झारखंड वंदना में किए हैं। ठीक है, हम क्या बोले थे, झारखंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, झारखंड में अपनी प्राण का निछावर करेंगे इसी मातृभूमि के लिए। और मातृभूमि हम लोग क्या लगाए थे, मातृभूमि से तात्पर्य अपना राज्य। तो अपने राज्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, जान तक दे देंगे, अर्थात मृत्यु। ठीक है, मृत्यु को भी जीत लेंगे, मृत्युंजय। ठीक है, तो यहाँ से इस ट्रिक से हम लोग याद किए थे। याद का एक बार देख लीजिएगा ट्रिक। 2 ट्रिक बनाया हुआ है, 2 पार्ट में है, आप दोनों पार्ट जाके देखिए। 3200 कविता यूं ही चुटकी में हो जाएगा। और एक राइटर हर हाल में है रहेगा, 100% एक क्वेश्चन रहेगा। तो राइटर से क्यों आप छोड़िएगा, जो चीज़ मेरा 5 मिनट में हो रहा है उसको आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। देवल कहावत के पूरा करो, मुंह में राम राम बगल में क्या। ये बहुत प्रचलित कहावत है दोस्तों। मुंह में राम राम अर्थात मेरे सामने क्या करता है, हमसे एकदम अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलेगा, और मेरे पीठ पीछे वो क्या करता है, मेरी शिकायत करता है। तो उसी को बोल रहा है, मुंह में राम राम और बगल में छुरी। और वह मौका मिलते ही हमको घोंपने के लिए तैयार है, मेरी बुराई करने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में कौन कवि कर 2 ठो गीत संकलित है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, सिर्फ 2 ठो गीत है। अब यहाँ ऐसा बनकेवरा में कौन सा कविता है जिसमें 2 गीत है। तो आप लोग को याद होगा कि नल दमयंती बियाह जो है वह जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, दिग्पाल राम देवघरिया। ठीक है, यहाँ पे राम होगा। ठीक है, दिग्पाल राम देवघरिया, यहाँ राय नहीं होगा, राम होगा, दिग्पाल राम देवघरिया। और नल दमयंती को 2 पार्ट में लिखा गया है तो दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है 2 ठो गीत कर संकलित, अर्थात 2 पार्ट में यह आया है यह कविता। ठीक है, याद रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। देवल कहावत के पूरा करो, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, जब मन आपका खुश रहे तो आप बड़ा बड़ा भी क्या करते हैं, अच्छा जो पानी से लबालब है नदी, उसमें भी आप अपना नाव चला सकते हैं, अर्थात कठिन से कठिन कार्य भी कर सकते हैं जब आप खुश मिजाज रहेंगे। तो अर्थ ये निकला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। अर्जुन भगत नामक नागपुरी साहित्यकार बनकेवरा भाग 1 में काले जानल जायला। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अर्जुन भगत को बनकेवरा भाग 1 में क्यों जानते हैं। तो दोस्तों इसको क्यों जानते हैं, तो आप लोग को पता है कि हम लोग क्यों जानते हैं। तो इसको कवि के रूप में जानते हैं। यह क्या लिखे हैं, तो दोस्तों अर्जुन भगत के द्वारा बाजा लिखे गए हैं। और यह बाजा किस राग में है, तो फगुआ पुछारी में है। ठीक है, फगुआ पुछारी में क्या होता है, सवाल जवाब, अर्थात बाजा में कौन बाजा बढ़िया बाजे, कौन बाजा सुंदर बाजे, इस तरह का आया है ना। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, उसका फिर जवाब देता है ना कि बाजा में सुमाट बाजा, ये कुटासी बाजा, ये सब अच्छा बाजा है। तो यह उसका आंसर मिल रहा। तो यह फगुआ पुछारी राग में है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देवल कहावत के पूरा करो, ऊँट कर मुँह में क्या, ऊँट कर मुंह में क्या होता है दोस्तों, पानी नहीं, जीरा। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा, अर्थात ऊँट में एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पीता है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है। अब उसमें हम थोड़ा सा अगर नाम मात्र का दे दे, बूंद डाल दे, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। बंगला लिपि का विकास कौन लिपि से मानल जाएगा। बंगला लिपि का जो विकास है वह किस लिपि से माना जाता है, ये आपको बताना है। तो यह नागरी लिपि से माना जाता है दोस्तों। ठीक है, नागरी को ही देवनागरी कहते हैं, और देवनागरी लिपि से ही बंगला का भी विकास हुआ है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। पूर्वी बंगला कौन भाषा का क्षेत्रीय रूप मानल जाएगा। जो पूर्वी बंगला है वह किस भाषा का क्षेत्रीय रूप माना जाता है, तो किसका माना जाता है दोस्तों, तो नागपुरिया का। क्योंकि पूर्वी बंगला में नागपुरी भाषी के लोग रहते हैं, और नागपुरिया का ज़्यादा प्रचलन है, नागपुरी का, इसलिए इसे नागपुरिया के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर। दृश्य काव्य का रूप में कौन साहित्यिक विद्या के हमरे जानीला। दृश्य काव्य, दृश्य मतलब देखना, और देखने के हिसाब से हम लोग को काव्य को समझना है। तो कौन सा है दोस्तों, तो नाटक के माध्यम। नाटक को क्या होता है, नाटक को हम लोग को दिखा दिखा के दृश्य के रूप में प्रदर्शित करके और उसका भाव को समझाया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दृश्य काव्य, काव्य तो है ही वो, लेकिन उसको दृश्य के माध्यम से दिखा के
दिखाने के माध्यम से उसको क्लियर किया जाता है, इसलिए इसी यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 13 नंबर। नागपुरी के आगे बढ़ाक में बंगला लिपि काले कमजोर रहलक। बांग्ला लिपि नागपुरी को बढ़ाने में क्यों कमजोर हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जनमानस की अरुचि है, जनमानस इसको लोग जो है इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए यह कमज़ोर हो गया। ठीक है, इसलिए इसका कमज़ोर पड़ने का मुख्य कारण जनमानस की अरुचि है, अर्थात उसमें यह लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर। बसंत शीर्षक काव्य रचना कौन कवि का रचनात्मक कृति है के। अब यहाँ देखिए दोस्तों, बसंत मतलब क्या होता है, बसंत ऋतु में हम लोग क्या जानते हैं कि नया नया पेड़ पौधे खिलते हैं, पत्तियाँ खिलती है। ठीक है, पेड़ पौधों में नई नई पत्तियाँ आ जाती है और वह बहुत ही क्या होता है, मनमोहक लगता है। तो नया नया, तो देखिए नया किस में आ रहा है, तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा में आ रहा है। तो यहाँ बसंत शीर्षक जो है कविता, यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा। ठीक है, नई नई पत्तियाँ खिलती है इसलिए नईमुद्दीन, याद रखना है इस तरह के ट्रिक से हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर। पौराणिक गौरी नंदन शर्मा कर कौन रचना बनकेवरा भागवन पद में संकलित करला है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, पौराणिक मतलब ये धार्मिक टाइप का दिख रहा है, और गौरी नंदन तो गौरी है जो धर्म से नाम, धर्म के टाइप का जुट रहा है। तो यहाँ पे धर्म जो है, धार्मिक मामला, पौराणिक जो है वह राम जो है, रामायण का एक पौराणिक कथा है और उसका हीरो है, इसलिए यहाँ पे राम रघुवर सभी में आया है। तो दोस्तों ये इतना कुछ याद रखना होगा हमको। ठीक है, राम रघुवर नहीं है, राम रघुवरे कविता का नाम है। ठीक है, जिसको लिखा गया है गौरी नंदन के द्वारा। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर। घासी राम नामक कवि बनकेवरा में मुख आए हरिक नाम से के संबोधित कर है। अब यहाँ पे देखिए मुख आए हरिक नाम, तो इसमें मुख किसको बोले हैं जी, मुख में आए हरि के नाम, किसको हरि के नाम के जगह में पुट किए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे कन्हैया को बोले हैं। ठीक है, कन्हैया के बारे में ये बात बोले हैं, याद रखना है आपको कन्हैया के बारे में। अब कन्हैया कौन है, तो कन्हैया किसको बोला जा रहा है, श्री कृष्ण को बोला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, जो कि बचपन में बहुत ही नटखट थे। ठीक है, तो इसीलिए कन्हैया कहा जाता है, क्योंकि वो गोपियों का क्या करते थे, गोपियों की घड़ा फोड़ देते थे, ये सब का बहुत मतलब शरारत करते थे, इस मामले से उनको नटखट भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर। कैथी लिपि में बगरा का लिखल जाते। कैथी लिपि जो कि अभी वर्तमान में इसका यूज एकदम बिल्कुल नहीं हो रहा है, एकदम नगण्य है, नेग्लिजिबल है, लेकिन पहले ज़माने में क्या लिखा जाता था, क्या लिखा, और अभी भी अगर लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, तो दोस्तों चिट्ठी और पट्टा। ठीक है, मतलब ज़मीन का जो पट्टा होता है वही लिखने का व्यवस्था है, वह कैथी में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 18 नंबर। बही बही जब सिंधु साथ पदांश में कवि सिंधु कर मतलब या अर्थ का लगाए हैं। तो सिंधु का क्या अर्थ लगाए थे दोस्तों, हम लोग कविता में देख चुके थे, सिंधु को महासागर के समान माने थे। ठीक है, बहते बहते सब लोग क्या होते हैं, महासागर के समान वहाँ पे समाहित हो जाता है सभी नदियाँ। तो यहाँ पे सभी नदियाँ का समाहित होने का सिंधु का बात था, सिंधु में हो रहा है, तो सिंधु को महासागर से, अर्थात यहाँ पे महासागर नहीं है तो सागर होगा, तो सागर से डिनोट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 19 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में कौन कवि का रचना अनमोल शीर्षक नाम से छाप है। अब देखिए दोस्तों, अनमोल क्या होता है, अनमोल सबसे अनमोल अभी वर्तमान परिस्थिति में सबसे अनमोल किसको माना जाता है, तो धन को माना जाता है। अब देखिए धन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, धन यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, दो ऑप्शन आप लोग हटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे धनेश परवाही कोई कवि का नाम आया ही नहीं है हम लोग का बनकेवरा में, तो एक है धनेन्द्र परवाही। ठीक है, तो इसका उत्तर धनेन्द्र परवाही होगा। ठीक है, इनके द्वारा अनमोल कविता लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। गीत रचना कुराम्बे वासुदेव राय कर प्रस्तुति कौन राग में हुई है। अब यहाँ पे कुराम्बे वासुदेव एक गीत है, ठीक है, जो कि क्या है, कविता ना है दोस्तों, कविता जो है वो गीत के रूप में है। अब यह कविता जो कुराम्बे वासुदेव राय कविता है, यह किसके द्वारा लिखी गई है,
तो किसके द्वारा? तो गोविंद शरण लोहार, क्योंकि भगवान का नाम आ रहा है वासुदेव, और यहाँ पे दूसरा भी जो है वह भगवान का ही नाम आना चाहिए। तो गोविंद, हम लोग किसको? भगवान को ही गोविंद बोलते हैं। तो गोविंद शरण लोहार, तो गोविंद शरण के भगवान के ही किस में जाएंगे? शरण में जाएंगे। तो यहाँ इसीलिए वासुदेव भगवान के शरण में, ठीक है। तो यहाँ पे गोविंद शरण जो है यह किसका लेखक है? वासुदेव राय, कुराम्बे वासुदेव राय के लेखक है। और यह किस राग में लिखा है? तो जनानी झूमर में तो है, लेकिन जनानी झूमर का कौन से पार्ट में है दोस्तों? क्योंकि 2-3 पहर होता है ना, तो इसमें जनानी झूमर का अधरतिया राग में लिखा गया है कुराम्बे वासुदेव, ठीक है। अधरतिया मीन्स कि आधी रात के पहर को गाने वाले गीत को ही हम लोग अधरतिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर। खुदीराम गोसाल नामक पात्र कौन रचना से जुड़ला है? खुदीराम जो है दोस्तों वह किसका मुख्य किरदार था? तो त्रिफला कहानी का मुख्य किरदार है, जो कि मिस टांडेवाल को देख देख के क्या होता है? अपनी जवानी की आहें भरता है। यही खुदीराम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। नीच कर्म नामक रचना कौन विषय पर केंद्रित है? अब देखिए नीच कर्म, निज कर्म अर्थात खुद का अपना कर्म। तो यह खुद का कर्म कहाँ आएगा दोस्तों? अपने जीवन में ना होगा, तो जीवन दर्शन से यह संबंधित है। किस विषय पे है? खुद का कर्म है, तो खुद का जीवन की बात हो रही है, तो यहाँ पे जीवन दर्शन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। जहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वहाँ मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जगन्नाथपुर मंदिर लेख कर नागपुरी अनुवाद के कैर है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोगों का एक लेख आया है बनकेवरा भाग 1 में। अब यह लेख जो है वह, उसके लेखक कौन है? इस लेख के लेखक आपसे पूछा जा सकता है, तो इस लेख के लेखक आपको कौन है? तो भुवनेश्वर अनुज है दोस्तों, ठीक है। भुवनेश्वर अनुज के द्वारा जगन्नाथपुर मंदिर का लेख लिखा गया है, लेकिन इसका अनुवाद इस प्रश्न में पूछा है कि इसका अनुवाद क्या किया है? जो वह लेख लिखे थे उसका अनुवाद भी बाद में आया, और उस अनुवाद को कौन लिखे हैं? तो दोस्तों शशिकला मिश्र के द्वारा यह अनुवाद किया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ इस प्रश्न का उत्तर है तो बता दिए कि इसका लेख कौन लिखे हैं? तो भुवनेश्वर अनुज लिखे हैं। आपको बताना है बनकेवरा भाग 1 में भुवनेश्वर अनुज का कविता का नाम, ठीक है। कमेंट करके आप लोग हर हाल में बताइए दोस्तों। अगर आप लोग सीरियस है पढ़ाई में तो कमेंट करके इस कविता का मतलब भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखी गई कविता का नाम बताना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। देवल मुहावरा कर माने बताओ। काठ मारे, काठ मारे का मतलब क्या होता है दोस्तों? संवेदनहीन होए, ठीक है। मतलब क्या है कि आप एकदम संवेदनहीन हो जाइएगा, उसी को काट मारना। मतलब कि आप में मन खुशी कुछ नहीं, एकदम आप शांत जो रह रहे हैं, तो उसी को काट मारे। अर्थात अपना जो भी खुशी है, उमंग है, चाहत है, उन सबको मार देना, उसी को संवेदनहीन होना कह रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के लेख अनुसार मुक्ता देवी, अब भुवनेश्वर अनुज क्या लेख लिखे थे हम लोग अभी ही देख चुके हैं दोस्तों। क्या लेख लिखे थे भुवनेश्वर अनुज, ठीक है। आप लोग पीछे का कमेंट करके बताइएगा भुवनेश्वर अनुज के द्वारा क्या लिखा गया है। तो हम लोग जगन्नाथपुर मंदिर लिखे थे ना, वह लेख भुवनेश्वर अनुज के द्वारा। अब इसको आपको बताना है कि यहाँ इसी लेख के अनुसार मुक्ता देवी का बड़ बेटा किसको बताया गया है। तो किसको बताया गया है? तो यह आपको बताना है। तो किसको? रघुनाथ शाह को बताया गया है, यह बड़ा बेटा है, ठीक है। रघुनाथ शाह याद रखना है आपको। चलिए वाक्य में जे शब्द कोनो करे चाहे होए कर जानकारी देवे ना उके का कहल जाएला। अब देखिए किसी काम का करना या उसका होने का बोध हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? उसको क्रिया कहेंगे ना। क्रिया हो रहा है, क्रिया का करने का बोध हो रहा है या क्रिया को किया जा रहा है, यही चीज़ को हम लोग क्रिया कहेंगे। अब आपको बताना है कि क्रिया कितने प्रकार का होता है। तो क्रिया कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो रचना की दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो क्रिया 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा क्रिया? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसके अलावे भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्रिया और कितने प्रकार के होते हैं, तो और 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इन 5 प्रकार को आप एक बार हर हाल में देख लीजिएगा, आज के आज देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर लेख अनुसार मुक्ता देवी
और राजा राम शाह का चौथा बेटा केर है। अब यहाँ पे मुक्ता देवी तो है ही पत्नी के रूप में, और उसका जो है राजा राम शाह पति है। अब इन दोनों से एक बेटा जो आया था, और उस बेटा में से चौथा जो बेटा है उसका नाम आपको बताना है। और चौथा बेटा दोस्तों ठाकुर एनीनाथ शाह है, जिनको जो क्या बनवाए थे, रांची में नया सराय में क्या बनाया है, जगन्नाथपुर का मंदिर बनवाए हैं। ठीक है, यही एनीनाथ शाह के द्वारा यह मंदिर का निर्माण किया गया है, तो आपको याद रखना है। इसी के उपलक्ष्य में यही जगन्नाथपुर मंदिर में अभी हाल ही में कल परसों दोस्तों घुड़ती रथ का आयोजन हुआ, रथ मेले का आयोजन किया जाता है, और यह रांची जिले में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर। नागपुरी में सर्वनाम का कैठो भेदा है। नागपुरी में सर्वनाम का कितना भेद है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं नागपुरी में सर्वनाम का 7 गो भेद होता है, और हिंदी में दोस्तों यह भेद 6 हो जाता है। ठीक है, हिंदी में, लेकिन नागपुरी में 7 गो भेद होता है। और यह 7वां भेद जो एक्स्ट्रा भेद है दोस्तों, यह आदर्श सूचक भेद है। ठीक है, आदर्श सूचक भेद है। आदर्श सर्वनाम जो है, आदर्श सूचक सर्वनाम, यह नागपुरी का अपना खुद का भेद है, जिसमें आदर देने के लिए आपने, रावरे, ये सब का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यही आदर सूचक जो है सर्वनाम, यह एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए 7 हो जाता है। तो कौन कौन सा है यह 7? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और एक आदर सूचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये 7 है जो कि नागपुरी में सर्वनाम का भेद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 29 नंबर। पंचम साहू कर कहनी अनुसार बेनी बाबू का काम करत रहे। अब यहाँ पे देखिए पंचम साहू के द्वारा क्या लिखा गया है, यह आपको बताना है। पंचम साहू के द्वारा दोस्तों बंगला का सुख लिखा गया है। अब बंगला का सुख में दोस्तों जो बेनी बाबू मुख्य किरदार है, यह क्या थे, तो यह लेक्चरर थे, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। देवल मुहावरा कर माने बताओ। कट करेजा होए, मतलब कट करेजा दोस्तों देखिए, जो कलेजा है, दिल है, वह क्या हो जाएगा, काट की तरह हो जाएगा। उसमें ना तो प्यार, ना तो संवेदना, किसी भी तरह का ना बात होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संवेदनहीन होए। ठीक है, मतलब उसके दिल में पत्थर की तरह हो जाना, कोई भी प्यार, मोहब्बत, घृणा वगैरह किसी चीज़ का ना आना, उसी को संवेदनहीन होना बोलेंगे। ठीक है, चलिए 30 का हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बंगला का सुख में कौन पात्र लेक्चरर है? क्या अभी देखिए बंगला का सुख में हम लोग ऊपर भी देख चुके, बेनी बाबू तो लेक्चरर थे ही। तो देखिए यहाँ से बेनी बाबू कहाँ है, तो बेनी बाबू तो यहाँ है। अब बेनी बाबू के गोमकाइन का अर्थ पत्नी, बीबी। ठीक है, तो दोनों लेक्चरर थे, दोनों आने जाने के लिए, तभी तो वह बंगला खोजने के लिए तैयार हो गए थे ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। मनोहर महंती कर रचना अनुसार के पाले हमरे माय कर दुलार के भुलाए जाएला। देखिए मनोहर महंती के द्वारा माय का दुलार लिखा गया है, क्योंकि माँ का दुलार इस दुनिया में सबसे क्या होता है, मनोहर होता है। ऐसे करके हम लोग माँ का जो दुलार होता है इस दुनिया में सबसे मनोहर होता है। ये लिंक लगा के याद किए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन वो नहीं पूछा जा रहा, ये क्वेश्चन पूरा जा रहा है कि सबसे जो मनोहर दुलार प्यार है उसको भी हम लोग भुला देते हैं। कब भुला देते हैं, जब हम लोग क्या होता है, तिरिया के प्यार में पड़ जाते हैं। तिरिया मतलब औरत, यहाँ पे नारी भी है, तो नारी तो बच्ची को भी हम लोग कह सकते हैं ना दोस्तों, इसलिए यहाँ पे तिरिया हो जाएगा। ठीक है, तिरिया के आप आइएगा, कविता में मेन तिरिया बताया गया है, इसलिए यह भी पूछा गया है, नहीं तो ये नारी भी हो सकता है, लेकिन इसमें तिरिया सुटेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर। आब ई घर में रहे असंभव है, हम जोगी फकीर होए जाब, संबंधित कथन कौन कहनी से लेवल जा है। देखिए दोस्तों, अब हम क्या हो जाएंगे, इस घर में नहीं रह सकते हैं और हम अब जा रहे हैं जोगी और फकीर हो जाएंगे। ऐसा कौन कहता है, तो ऐसा दोस्तों पूरन के द्वारा कहा जाता है। जब उसकी बीवी मर जाती है और बीवी मर जाने के बाद कहता है वो, क्योंकि उसके पास एक छोटा सा बच्चा रह जाता है और बीवी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, तो इसी गम में वह यह कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो कौन कहानी से यह लिया गया है, तो सुंदर कहानी से लिया गया है। लेकिन यह कथन किसका था, तो यह कथन दोस्तों पूरन का था। याद रखना है, पूरन का यह कथन था।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 34 नंबर। झारखंड कर धरती है रतन खजाना, बाला धोले जहाँ मिले ल सोना, प्रस्तुत पंक्ति काव्य पंक्ति केकर द्वारा लिखल आ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे झारखंड कर धरती क्या है, रतन है खजाना। अब यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, झारखंड जो है, झारखंड का खजाना बोल रहा है, तो झारखंड वंदना, झारखंड में खजाना के बारे में बात हुआ है झारखंड वंदना कविता में। तो झारखंड वंदना कविता जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो मृत्युंजय नाथ शर्मा के द्वारा ना लिखी गई है। हम लोग क्या बोले, इसी झारखंड के मिट्टी में हम लोग क्या करेंगे, मृत्यु को भी जीत लेंगे या मृत्यु दे के अपना बलिदान दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग लिंक करके याद किए थे, तो मृत्युंजय नाथ शर्मा, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 35 नंबर। कैठो छंद रचना में सोना ना रूपा भेल, शीर्षक रचना प्रस्तुत आ है। अब यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे छंद रचना में पूछा है ना, छंद रचना में अगर इसी को पद भाग पूछता तो पद भाग पूछने से दोस्तों इसका उत्तर 3 पद में दिया हुआ है, ठीक है, 3 पद में दिया हुआ है सोना ना रूपा भेल। लेकिन अब यहाँ पे छंद पूछा है, और छंद भी हम लोग पद को ही बोलते हैं क्योंकि उसी पद में यूज हुआ है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, लेकिन जो बुक इसमें पब्लिश हुआ है दोस्तों, तो इसमें इसका उत्तर ए दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से आप लोग चलिएगा, अगर हमको फॉलो कीजिएगा, तो इसका उत्तर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर। क्योंकि कोई क्वेश्चन में मानवीय भूल सबसे होता है दोस्तों, तो उसको पकड़ना नहीं है, ठीक है। वाक्य में मूल क्रिया कर आधार पर क्रिया कर कैठो भेद होवेला। मूल आधार जब बोला है ना दोस्तों, मूल क्रिया का आधार पर, ठीक है, तो मूल क्रिया हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो क्रिया का रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर कैठो भेद होता है दोस्तों, आप लोग को बता चुके हैं ना, तो 2 भेद होता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। हम लोग पहले ही, एकदम आसान है दोस्तों, अरे छू मंतर हो जाएगा आपका नागपुरी, 90+ का स्कोर कीजिएगा आप लोग। बनकेवरा भाग 1 में पत्र शैली में लिखे वाला रचनाकार के है क्या। अब देखिए बनकेवरा भाग 1 में पत्र शैली में भी लिखने वाला कोई लेखक है। अब उस लेखक का नाम आपको बताना है, तो कौन है दोस्तों, तो सविता केसरी जो है यह पत्र शैली में अपना लेख लिखे हैं, ठीक है। तो यह सविता केसरी कौन थी दोस्तों, तो यह जो पठौरिया में जो नागपुरी शोध संस्थान है ना दोस्तों, केसरी के द्वारा, केसरी का बीपी केसरी का, तो इन्हीं की बेटी है सविता केसरी। याद रखना है आपको, सविता केसरी बीपी केसरी की बेटी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर। कैथी अब हम लोग देखिए दोस्तों, कैथी का मतलब ही होता है खतियान, खतियान का मतलब होता है पट्टा। तो कैथी लिपि कर व्यवहार आजकल कहाँ होएला, तो कहाँ, आप देखिए यहाँ पे जमीन का पट्टा, एकदम आप लोग अच्छे से लगाइएगा। अरे यूं ही जुबान पे सारा क्वेश्चन होगा आप लोगों का, बस आप लोग ढोंग करने वाले चैनल से बस सावधान रहें, बाकी हर एक क्वेश्चन आपका यूं ही जुबान पे रहेगा। और आप लोग 100% अगर बिजनेस ओरिएंटेड चैनल से अगर आप लोग बचिएगा, तो आपका 90+ स्कोर लाने से कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। बाकी और चैनल को आप फॉलो कीजिए, उससे हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का अगर कोई आपको बहका रहा है तो उस चैनल से सावधान रहिए, जो खुद दूसरे का चोरी करके दे रहा है और वो बोलेगा कॉपी कर रहा है, हम ही सिर्फ दे रहे हैं, बाकी का टेस्ट मत ज्वाइन कीजिए। तो ये जो कहा जाता है ना दोस्तों, तो ये चैनल एकदम ढोंग टाइप का होता है, जिसका कोई औचित्य नहीं होता है, कल परसों आया हुआ है और ये बोल रहा है, ठीक है। तो इससे बचिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। बड़की बोहरिया पहला दिन कलवा में का तैयार कर रहा है। देखिए दोस्तों, यह छोटकी बोहरिया कहानी का से लिया गया है, ठीक है। छोटकी बोहरिया कहानी में जो सबसे बड़ी बोहरिया होती है, वह सबसे पहले दिन कलवा जब बनाई थी, कलवा दिन के भोजन को कहा जाता है, दिन के भोजन को कलवा कहा जाता है। तो कलवा में क्या बनाई थी, तो माड़ भात बनाई थी, ठीक है, माड़ भात, याद रखना है आपको अगर इसका डिटेल देखना है दोस्तों, तो छोटकी बोहरिया का प्रश्न उत्तर देखिए, एक एक क्वेश्चन यूं ही चुटकी में पानी में दिमाग में सब रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। अभी तक भी बताइए कि ये दूसरा कोई का निकाला हुआ, अच्छा ऑथेंटिक लेखक का निकाला हुआ यह बुक, और उससे हम आप लोगों को करवा रहे हैं। अब इसके बुक में देखिए कि मेरा जो कहानी या कविता का जो कराया हुआ, हर एक क्वेश्चन इसमें है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। देवल बुझवेल कर सही जवाब देव।
केकरो घर पोड़े के गुल करे। अब यहाँ पे देखिए किसी का घर जलता है लेकिन शोर जो है वह कोई दूसरा करता है। तो हुक्का जब पीजिएगा दोस्तों तो हुक्का में देखिएगा ना, जो भी वो गांजा होता है जो होता है वो सब जलता है, लेकिन आके जो छोटा वाला चीज़ होता है वो गड़गड़ गड़गड़ गड़ का आवाज़ आता है ना, तो इसीलिए यह हुक्का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। परिवार में वंश वृद्धि से संबंधित मंगल गान करे के लिए कौन तरह का गीत गावल जाएगा। अब यहाँ पे मंगल गान करे के लिए ना किस तरह का गीत गाया जाता है दोस्तों, तो सोहर गीत। ठीक है, विवाह से, क्योंकि वंश वृद्धि की बात हुई है ना, और वंश वृद्धि दोस्तों सोहर गीत कोहबर वाला जो चित्रकला है यह हमारा परिवार नियोजन से संबंधित, परिवार वृद्धि से संबंधित है, पति पत्नी वाला संबंध से संबंधित है, तो यह सोहर गीत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 42 नंबर। शकुंतला मिश्र कर कहनी अनुसार राघव सिंह कर चारित्रिक विशेषता कौन रूप में आए। उसका चारित्रिक विशेषता क्या था दोस्तों, कि वह कड़कदार था, दबंग था, रुआबदार था या सज्जन था। तो दोस्तों बहुत ही रुआबदार सज्जन था। ठीक है, रुआबदार आदमी था कौन, राघव सिंह जो था उसी की बेटी कौन थी, संध्या थी, जिन्होंने क्या की थी, IAS बनी थी। ठीक है, IAS बनी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 43 नंबर। जे कहानी मन पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक, यहाँ कहानी की बात हुआ है दोस्तों, गीत की बात नहीं हुआ है, याद रखिएगा कहानी। मौखिक परंपरा में समाज बीच सुरक्षित है, उके कौन तरह कर कहानी मानल जाएगा। तो उसको किस तरह का कहानी मानेंगे, तो उसको लोक कथा मानेंगे। लोक कथा का कोई लेखक नहीं होता है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से फैलते आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। देवल मुहावरा कर माने बताओ। कपार में गिरगिट नाचे। कपार में दोस्तों देखिए यह टेस्ट सीरीज में भी हम इस तरह का क्वेश्चन करवा चुके हैं आप लोगों को, और यह आया हुआ भी क्वेश्चन है। कपार में गिरगिट नाचे मतलब अपने क्या है, दिमाग, मतलब कठिन समय का आना, उसी को बोलते हैं कि मेरे दिमाग में बोझ पड़ गया, मेरे दिमाग में ये आके बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कठिन समय का आने का अनुमान को ही कपार में गिरगिट नाचे का बात करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 45 नंबर। नागपुरी लोक कथाएं नामक संग्रह केकर द्वारा संकलित करल जाए है। किसके द्वारा, देखिए ये नया क्वेश्चन आया है, इसको याद रखिए ना है आपको। तो इसका क्या होगा, डॉक्टर राम प्रसाद। नागपुरी लोक कथाएं का संग्रह कौन किया है, तो डॉक्टर राम प्रसाद। क्योंकि लोक कथा में हम लोग इसको पढ़े हैं, लेकिन हम इसको टेस्ट सीरीज में नहीं दिए थे, इसलिए इसको बोले नया। ठीक है, नया नहीं है, सिलेबस से ही है, लेकिन यह नया है क्योंकि अभी तक हम ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करवाए हैं, उस हिसाब से हम बोले यह नया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोमन लिपि में कैठो स्वर्ण वर्ण होएला। अब यहाँ पे रोमन लिपि दोस्तों, जिसमें इंग्लिश जो लिखा जाता है ना, अंग्रेजी लिखा जाता है, उसी को रोमन लिपि कहा जाता है। तो रोमन लिपि में स्वर्ण वर्ण कितना होता है, तो यहाँ स्वर्ण वर्ण का पूछा गया, तो स्वर्ण वर्ण 5 होता है दोस्तों। कौन कौन होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। यही 5 स्वर्ण वर्ण है। ये हिंदी इंग्लिश वाले में आपको काम आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ग्रामर में पास होना है आप लोग को, उसमें भी ये काम आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 47 नंबर। कोनो छुआ कर जन्म में गावल जायक वाला गीत कौन किस्म कर गीत होएला। अब देखिए यहाँ बच्चा के जन्म के उपरांत कौन सा गीत गाया जाता है, सबको पता है दोस्तों। आप लोगों का आंख बंद करके इसका आंसर लगाइएगा, झंझाइन गीत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 48 नंबर। 3 कौड़ी साहू कर कहानी में अनाथालय भेजे कर बात के कर ले करल जाएला। अब यहाँ पे 3 कौड़ी साहू के द्वारा क्या कहानी लिखा गया है दोस्तों, तो सुंदर कहानी लिखा गया। अब सुंदर कहानी में किसको अनाथालय भेजने, किसको अनाथ आश्रम भेजने की बात हुई थी, तो दोस्तों सुंदर को ही भेजने की बात हुई थी। किसके द्वारा, तो यह कौन बोलता था कि इसको अनाथालय भेज देंगे, तो यह कौन बोलता था, तो पूरन बोलता था, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा लेकिन पूरन का बेटा ही ना हुआ दोस्तों सुंदर। तो यहाँ पे पूरन बोलता है अपना बेटा के लिए, जब उसकी बीवी मर जाती, पत्नी मर जाती है, तब जाके वो बोलता है कि अब हम अपना बेटा को यहाँ नहीं रखेंगे। जब उसका दोबारा शादी करने के लिए लोग उसको राजी कर लेते हैं, तब बोलता है कि नहीं, सौतेली माँ जो होगी उसको सताएगी, इसलिए हम इसको कहाँ भेज देंगे, इसको अनाथालय भेज देंगे अपना बेटा को। ठीक है, तो यहाँ पे यही है। आप एक बार कहानी देख लीजिएगा, एक एक वर्ड का हिंदी अनुवाद बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर, और यह आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे बाकी प्रश्न।
नागपुरी समाज में संस्कार गीत प्रचलित आहे। ई गीत केकर उपभाग है क्या? अब नागपुरी समाज में देखिए एक गीत आया है ना दोस्तों, संस्कार गीत। संस्कार गीत है, लेकिन यह संस्कार गीत किसका भाग है? तो लोकगीत का ही ना भाग है। अब अगर पूछ दे लोकगीत किसका भाग है, तो यह लोकगीत एक लोक साहित्य का भाग है। लेकिन यहाँ पर हमको किसका पूछा है? ई गीत केकर उपभाग है के, तो यह किसका उपभाग है? तो इसी को आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यह लोकगीत का उपभाग है, लोकगीत का उपभाग है। और लोकगीत जो है वह किसका भाग है अगर पूछता, तो यह लोक साहित्य का भाग है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए लोकगीत होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग जल्द से जल्द दोस्तों पीडीएफ ले लीजिए। अगर 90 प्लस का स्कोर करना चाहते हैं तो पीडीएफ एक बार जरूर पढ़िए मैसेज क्लासेस का, ठीक है। इससे बाहर प्रश्न नहीं रहने वाला है दोस्तों। देखिए ये चैलेंज कर रहे हैं दोस्तों कि आपका कविता से, लेख से, कहानी से, इन सारे से एक भी प्रश्न मेरे अगर आ गया, मेरा अगर MCQ से बाहर, तब आप लोग बोलिएगा एक भी नहीं आएगा। और लोक साहित्य और लोकगीत में लगभग दोस्तों आपको 90% प्रश्न जो है वह मेरे ही क्लास के नोट से आएगा। अब आप लोग डिसाइड करना है कि आपको पीडीएफ पढ़ना है या नहीं। लेकिन अगर आपको दोबारा तैयारी नहीं करना है तो उसके लिए आपको एक बार मेरा पीडीएफ पढ़ना चाहिए। पीडीएफ दोस्तों, पीडीएफ के साथ 10 टेस्ट फ्री में दिया जा रहा है और ओनली 200 रुपये में दिया जा रहा है। आप लोग जल्द से जल्द इसे ले और अपने तैयारी को धार दे और रिजल्ट तक में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।